Hello everyone, how all are you? So as I am back today also, so how are you feeling? First of all, let me know. Let how are you feeling? If you will ask about me, I am well fine, and it's in the morning. I think it's 7 p.m. and I started the video because I don't know. There's a dream. There's a dream in the night which I saw and it made me wake up early. That's why I got up early today. And मैं जानती हूँ आप लोग सोच ही रहे होगे कि इतनी जल्दी किस जगह आ गई. पता नहीं यार, जग गई. मतलब सपना वपना आता है तो नींद खुल ही जाती है. पागल है क्या? तू पागल है क्या? परेशान करके रह गया है. So first of all, very good morning to everyone. And today we are on our third chapter of class 7 NCERT Geography. And as you all know that this series is very helpful for the aspirants who are preparing for the IAS, UPSC and PCS and for NDA and for other competitive exams in which the geography section comes. So let's just start. And इट्स द मॉर्निंग टाइम. सो मेरे को लगता है कि आज तो कोई नहीं आएगा जो बाहर की जो डिस्टर्बेंस होती है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर नंबर 3 है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ. लेसन नंबर 3 आर changing earth. Okay, so as you all know कि सबसे पहले हम लोग अपना चैप्टर का नेम डिस्कस करते हैं. तो हमारे चैप्टर का नेम तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आवर चेंजिंग अर्थ. यानी कि हमारी बदलती हुई पृथ्वी या हमारी बदलती हुई धरती या उसमें जो भी चेंजमेंट हो रहा है हमारी पृथ्वी की इनसाइड, दैट इज कॉल्ड आवर चेंजिंग अर्थ. ओके, तो इतनी अब आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले बोल्ड वर्ड्स डिस्कस करते हैं. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन द बोल्ड वर्ड फर्स्ट. सो फर्स्ट बोल्ड वर्ड इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. नाउ व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स? अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स और प्लेट्स क्या होती हैं बेसिकली? ये हमारा मान लो बेसिकली ये हमारी अर्थ है, ठीक है. इसके ऊपर कुछ प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं. ये जो प्लेट्स होते हैं यानी कि सिर्फ कह सकते हैं बड़े बड़े कॉन्टिनेंट या फिर जो प्लेट्स होती है बेसिकली जो रॉकी मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है, मतलब रॉक्स वगैरह या लैंड वगैरह ऐसे करके ना हमारे यहाँ पे 7 प्लेट्स मेजर प्लेट्स है जो कि प्रेजेंट होती है. तो इनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्योंकि लिथोस्फेयर के ऊपर लाई करती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so that is called lithospheric plate. Now the most important thing which I have already told you that there are some forces. कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि अर्थ के अंदर जो अर्थ के ऊपर या फिर अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किसकी वजह से होती है? वो हमेशा कुछ फोर्सेस की वजह से होती हैं. और जो फोर्सेस हैं वो दो टाइप की होती हैं. तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है और एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं. एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं वो अर्थ की इनसाइडली रहती हैं, वाइल जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती है वो अर्थ के आउटसाइड रह के अर्थ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है. तो सबसे पहले एक्सोजेनेटिक फोर्स के ऊपर थोड़ा फोकस डालते हैं. तो एक्सोजेनेटिक फोर्स वो फोर्स होती हैं जो जिनको बेसिकली हम डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करती हैं? ये जो होती है हमेशा हमेशा लैंड फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, हमेशा एवरी टाइम. जैसे कि और जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए factors responsible for for what we can say weathering process. वेदरिंग का मतलब भी क्या होता है? टूटना, चट्टानों का तोड़ना या टूटना. कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिवर, एयर, सन, बायोजेनेटिक फोर्सेस. आप भी बताओ, बहुत सारे होते हैं. फिफ्थ एंडो व्हाट वी कैन से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि मानवीय गतिविधियां, ठीक है. रिवर एंड सिक्स इज वाटर. लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O. ओके, तो ऐसे थोड़ी सी केमिस्ट्री भी आ जाएगी आपको. तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इनको ये जो चीज़ें होती हैं जो
वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चट्टान का टूटना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। सो ये कुछ जो वेदरिंग एजेंट होते हैं जो कि वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से एजेंट्स हैं, रिवर है, एयर है, सन है, बायोजेनेटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स मतलब जैसे कि कुछ कुछ रेट्स होते हैं, बड़े बड़े चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं, हिल में जाके बड़ी बड़ी पेड़ पर्वत पहाड़ में जाके छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पे उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब क्रैक आएगा फिर वहाँ से रॉक्स टूटनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोजेनेटिक फोर्सेज। नाउ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, नाउ व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब होता है इंसान का इंटरफेरेंस उस एरिया में जहाँ पे हिल्स वगैरह या फिर मतलब किसी भी एरिया में जहाँ से अगर आपको लगता है कि यहाँ से चट्टान टूट रही है या फिर मतलब ऐसी चीज़ों का प्रोसेस के बारे में हमें पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ओके, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोल माइंस करते हैं ना, कोल माइंस को खोदते हैं, जब पे कोयला मिलता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोयले की खान को खोदते हैं ताकि वहाँ से कोयला मिले, कभी कभी हीरा भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी देखो जो खान होती है कि मतलब बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके अंदर तक छेद, जैसे गुफा बनती है ना, गुफा की तरफ बनाते जाते हैं और ऊपर जो छत होती है वो कभी कभी क्या होती है, वो गिर जाती है, तो वहाँ पे लोग बेचारे मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी सुनने में आती हैं। तो ये चीज़ें एक्सोजेनेटिक फोर्सेज में, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो होती है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, यानी कि हमेशा डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब जो हमारे अर्थ के अंदर होती है, और एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती है, हमेशा 99% क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है एंड 1% कैन बी डिस्ट्रक्टिव। ओके, सो वी हैव एंडोजेनेटिक फोर्सेस लाइक वी हैव टू फोर्सेस। ओके, देखो एंडो एंडोजेनेटिक फोर्सेस। नाउ व्हाट आर एंडोजेनेटिक फोर्सेस? सो वी हैव, हमारे पास दो टाइप की एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, पहली है और दूसरी है। पहली एरी, दूसरी एरी। पहली है डायस्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक, एंड द सेकंड वन इज सडन। सडन की मीनिंग किसको पता है, टेल मी। देखो, सडन का मतलब अचानक होने वाली चीज है, डायस्ट्रोफिक का मतलब विच टेक्स टाइम। और बेसिकली दीज जो मतलब डायस्ट्रोफिक मतलब जो टाइम के साथ साथ होती हैं, और यही जो होती है बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं। बिल्डिंग मतलब जो माउंटेन वगैरह को बिल्ड करती हैं। वाइल जो सडन फोर्सेस होती हैं जो कि क्विक होती हैं, क्विक मतलब बहुत ही जल्दी, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम पलक झपकेंगे उतनी देर में हो जाती है वो चीजें, इनको बोलते हैं क्विक टाइम या फिर क्विक फोर्सेस जो होती हैं। ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्ट, ये हमेशा डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। ठीक है, अब देखो, जब भी हमारे हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास तो हमें सडन फोर्सेस देखने को मिलती हैं। देखो ये जो चीज़ें होती है ना, हमेशा अपनी लाइफ से रिलेट करके चलते हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग में फिट करती है या हिट करती हैं कह सकते हैं। तो सडन चीज़ें जो होती हैं हमारे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना वॉल्केनो नहीं, अर्थक्वेक जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि हम लोग कभी कभी तो पिछले लास्ट टाइम जब आए थे 10-12 वीक साथ आए थे, तो कभी कभी बहुत डर लगता है कि हम लोग कैसे रीजन में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, और यहाँ के घर भी ऐसे बने हुए हैं, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे, एंड देयर इज नो सिक्योरिटी, और पिलर नो पिलर, ऐसे ही जैसे भी नो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही बना रखे हैं। तो देयर इज अ वेरी मच डेंजर इनसाइडली दैट, और जब फियर होता है इनसाइडली कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा, जैसे टर्की में भी पता है 50,000 लोगों की जान गई, वो तो सिर्फ ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 लाख तो हो गई है ना। तो हमें जैसे, हाँ मेरी एक एडवाइस और है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि जैसे किसी के साथ कुछ हुआ या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, अपने मन के अंदर ही सोचना चाहिए, गॉड प्लीज अपने उस इंसान के साथ ऐसे किया, ठीक है आप उसकी आत्मा को शांति देना, बट जो उसके पीछे की जो फैमिली है उसको सपोर्ट करना, हमसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करना, हमेशा उनकी फैमिली को खुश रखना, दैट इज द थिंग विच मेक यू अ गुड ह्यूमन। बिकॉज ह्यूमन हमेशा, ह्यूमन गॉड ने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि एनिमल्स के पास माइंड नहीं था, दैट्स वाई ह्यूमन को ह्यूमन की तरह रखो, ह्यूमन को स्पेसिफिक रखो, डोंट मेक ह्यूमन एज अ एनिमल। ओके, तो ये अर्थक्वेक वगैरह, लैंडस्लाइड क्या होता है, टेल मी द लैंडस्लाइड। यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिलेगा, लैंडस्लाइड हमेशा पर्वत के एरिया में, पहाड़ के एरिया में मिलेगा, जैसे जम्मू कश्मीर में होता है। क्या करता है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें अपने आप गिरनी, मतलब लुढ़कनी स्टार्ट कर जाती हैं, और लैंडस्लाइड के कभी वो फट जाते हैं जो लैंड होते हैं, ऐसा हम जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में ज़्यादातर देखते हैं ना। और वॉल्केनो, वॉल्केनो तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे एक बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि अभी मतलब वो डोरमेंट है, डोरमेंट तो नहीं है, डोरमेंट है वो,
हाँ, मतलब वो अभी भी जिंदा है, जिंदा इन द सेंस कि इसके अंदर अभी भी लावा है, वो फूट सकता है एक आध बार कभी भी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे वर्ल्ड सॉरी पृथ्वी पे 3 तरीके के हैं, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। तो जो किलिमंजारो है अफ्रीका का, वो भी एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और इटली में मेडिटेरेनियन सी सुना है आपने, भूमध्य सागर, वहाँ पे एक सिसिली आइलैंड है, वो मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच है, और स्ट्राम्बोली आइलैंड है। तो ये सारे क्या है, ये एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे। जो सिसिली है और जो सिसिली आइलैंड है, उसको तो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर का ज्वालामुखी या फिर लैंप कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा धधकता रहता है और वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में हमेशा उजाला रहता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में समझ आएगा। इनके आगे ना, आगे हमें डिटेल में समझना है, अभी नहीं। हमारी जो नेक्स्ट बुक आएंगी, जैसे 10th 11th 12th की, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से इनके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। बट नाउ जस्ट मैंने नाम डिस्कस किया है, बिकॉज हेयर ओनली द नेम इज ओनली रिक्वायर्ड। नाउ क्या दे रखा है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनो के बारे में। नाउ व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है। हमारी जो सुनो, जो प्लेट्स होती है ना, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो हमेशा हर साल जो हमारी पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है, हम हर साल 5 सेंटीमीटर मूव कर रही है। ठीक है, तो जो हमारी प्लेट्स है उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। अब मूवमेंट कहाँ से होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ के अंदर लावा है, वो क्या कर रहा है, वो भी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसी वजह से जो अर्थ की जो प्लेट्स है वो भी मूवमेंट करती है। अब अर्थ की प्लेट्स मूवमेंट करती है, तो प्लेट्स के ऊपर हम रहते हैं, तो हमें भी मूवमेंट शो होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, उसका एक स्केल होता है, दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। ओके, दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे हम लोग नापते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया है। और अब अर्थ के बारे में डिस्कस करें तो एक चीज़ बताइए, जैसे ये हमारी अर्थ का सरफेस है, या फिर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि मैं खड़ी हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे इसका फोकस है। ठीक है, यानी यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस है, यहाँ से बेसिकली यहाँ पे 2 प्लेट्स थी, ऐसे करके उन्होंने हिलना स्टार्ट किया, एक दूसरे के ऊपर टकराना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई और मैं जस्ट ऊपर ही खड़ी थी। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। जहाँ पे स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं। उसके ऊपर गए, लेकिन सरफेस के जस्ट ऊपर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वहां पे क्या हुआ, मुझे बहुत ही तगड़ा वाला भूकंप फील हुआ, और मैं वैसे पूरी हिल के पूरी गिर गई ऐसे करके। नाउ दिस इज मी हु इज फेल डाउन। ठीक है, तो यहाँ इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। मतलब फोकस से अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री एंगल मतलब सीधी लाइन खींचे, तो जस्ट ऊपर सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, क्योंकि हम अर्थ के अंदर बेसिकली रहेंगे तो करेंगे नहीं, हमें अर्थ के ऊपर से ही कहीं ना कहीं से डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पता लगेगा, क्योंकि जो उसके आसपास की चीज होगी वो ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में अभी देख, तेरी डालूंगी क्लिप उस पे, देख। Now let's just come on the volcano. Now we have to discuss about the volcano. So let me just first पहले बनाते हैं volcano, ज्वालामुखी। एक वो पंडित जी भी कहते हैं ना, वो जो लड़कियां होती हैं शादी से पहले तो फूलमुखी, उसके बाद शादी करती है फिर ज्वालामुखी, वॉट एवर जो भी कहते हैं। एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं है, बट कभी कभी माइंड में सर्किट होने लगता है तो मैं शेयर कर देती हूँ, बट वो वाला ज्वालामुखी नहीं है ये। तो देखो, ये एक पाइप होता है एक तरीके का, मतलब पाइप नहीं हो सकता, कह सकते कि ये एक ओपनिंग बन जाती है, एंड समटाइम्स इधर उधर से भी निकलने लगता है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ऐसे करके, इसको बोलते हैं क्रेटर। इस वाली पाइपलाइन को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड वेंट। ठीक है, ये वेंट है, और ये तुम्हारा क्रस्ट है, ये इसके नीचे वाले क्या है, मेंटल है। मेंटल में ही हमें पता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, मतलब लावा की एक्टिविटीज होती है, तो मेंटल हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये है क्रस्ट।
ठीक है। तो मेंटल से जो भी लावा वगैरह वॉल्केनिक जो भी था मटेरियल इरोड हुआ यहाँ से गया, यहाँ से इसने फूटना स्टार्ट किया, तो यहाँ से वॉल्केनो निकल मतलब क्या कह सकते हैं उसको, फूटना स्टार्ट हो गया। अब ये जो होती है मतलब यहाँ से कभी थोड़ा सा ओपनिंग हो गया तो यहाँ इसके वाया यहाँ निकल गया, इसके वाया यहाँ निकल गया, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको वेट बोलते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं। आगे आप और ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, बट नाउ द थिंग विच इज़ गिवन इन योर नोटबुक दैट इज ओनली दैट्स इट फॉर इट। So this is volcano, और मैंने 2-3 volcano के एग्जांपल दी, Kilimanjaro, Stromboli, Kilimanjaro and Barren volcano, and yeah, there's lots of volcanoes there. Yeah. Now focus epicenter I have already discussed. Now अच्छा, अब सुनो, तीन मैंने वॉल्केनो कौन से बताना, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। लिख दूं? ये तुम्हारी बुक में तो नहीं है वैसे। एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है। इसकी इंक खत्म हो गई, थोड़ी सी इंक डालो पहले। तो एक बार ना हम थोड़ा सा वो देखते हैं, जैसे रेफरेंस में कोई चीज़ देखते हैं ना तो जल्दी समझ आता है और अच्छे से समझ आता है। जैसे कि अब देखो मैंने बता दिया कि रिक्टर स्केल पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, हमें भूकंप की तीव्रता पता चलती है, लेकिन कितनी नॉर्मल होती है, कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर 5 रिएक्टर से कम का भूकंप आया है तो दैट इज़ नॉर्मल, बट अगर 5 रिएक्टर से ज़्यादा का भूकंप आया है तो दैट इज़ अब नॉर्मल, ठीक है। तो मतलब रिक्टर स्केल में मेरे ख्याल से 10 लाइन्स होती हैं, बेसिकली 10 पॉइंट्स होते हैं, जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज हार्मफुल और नॉट, लाइक विच इज, जिसको हम फील कर सकते हैं वो है या नहीं है, ठीक है। और यार पता नहीं पेट क्यों सही होने में नहीं दे रहा, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मतलब सारे ट्रीटमेंट कर लिया बट आई डोंट नो क्या हो गया है मेरे पेट के साथ। तो एक चीज़ है वॉल्केनो अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में एक और चीज़ सुनो। तो अर्थक्वेक के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, ठीक है। रिक्टर स्केल भी तब कम आता है जब अर्थक्वेक अपना काम करके निकल जाता है, ठीक है। तब रिक्टर स्केल काम आता है कि हाँ इतनी तीव्रता का भूकंप था। लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बता सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है? जैसे वॉल्केनो के बारे में हमें फिर भी समहाउ पता लग जाता है उससे 1-2 दिन पहले, लेकिन अर्थक्वेक के आने से पहले हमें 1 सेकंड पहले तक पता नहीं होता कि अर्थक्वेक आने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा? एक्चुअली में ऐसा इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो लेकिन हम कुछ चीज़ों से समझ सकते हैं, जैसे कि जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है उनसे समझ सकते हैं, जैसे कि स्नैक्स हैं वो अपने बिल चेंज करने स्टार्ट कर देते हैं या निकल के बाहर आ जाते हैं, चिड़िया जो है कि चहाने लगती हैं इधर उधर, मतलब आने जाने लगती है। जैसे आंधी से पहले का वो होता है ना, चिड़िया अपने घर पे आने जाने लगती हैं, हम बहुत सारी चिड़िया देखेंगे आसमान में इधर उधर जाते हुए। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी चीज़ों को समझने में, लेकिन हम ही लोग हैं ना जो समझते नहीं हैं। तो लेट्स जस्ट गो अहेड नाउ। और भूकंप से बचने के उपाय तो आपको पता ही होंगे। अगर भूकंप आए, अगर आपका घर मतलब कह सकते हैं कि आपका घर बहुत ही सुरक्षित है, अभी मतलब न्यू बना हुआ है और पिलर्स वगैरह सारे अवेल किए गए हैं इसमें, तो आप किसी भी मजबूत टेबल या बेड के नीचे छुप सकते हो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। अगर आप 5वीं मंजिल पर रहते हो तो ये नहीं है कि आप 5वीं मंजिल से दौड़ के नीचे आना है, आपको ग्राउंड प्लेन सर्फेस में आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी मतलब कह सकते हैं किसी सॉफ्ट नहीं, किसी ऐसे मटेरियल के नीचे छुप जाओ जिसके ऊपर कुछ भी गिरे तो उसको इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर आप 5वीं मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे तो क्या पता है जीने पे ही या फिर स्टेयर्स पे ही कुछ हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखा करो, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ें जो होती है, डिजास्टर जब भी पैदा होते हैं। एंड द थिंग वो चीज़ है ना कि बाढ़ आती है तो वो लोग नहीं मरते जो पानी से डरते हैं, मतलब वो लोग मरते हैं जिनको तैरना नहीं आता। तो ये चीज़ें होती है कि हमें अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो अगर बाढ़ वगैरह आई तो कैसे बचोगे, तुम तो पानी से ही देख के ही मर जाओगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं। वेदरिंग इरोजन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वेदरिंग, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इरोजन। इरोजन का मतलब कुछ नहीं होता,
जैसे कि मान लो ये लैंड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है। अब यहाँ से आया पानी, पानी क्या करेगा, इसको काटेगा, मतलब यहाँ पे ना इसने इसको काट के अपनी जगह बनाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मान लो तुम्हारी रोड थी और यहाँ पे पानी आया, इसने क्या किया, इसको काट के इतना, अगर यहाँ साइड साइड पे रोड है, बीच में रोड ही नहीं है, यहाँ से अपना निकल गया। सो दैट इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इरोजन क्या करता है, ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो ह्यूमस लेयर होती है, ह्यूमस लेयर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स के लिए। तो इस वजह से ये उसको बहा के ले जाता है और समुद्र में गिरा देता होगा, और क्या ही करता होगा समुद्र, क्या करेगा इस चीज़ का, उसके पास तो ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं, खनिज वगैरह हैं, तो वहाँ पर जाकर चीज़ खराब हो जाती है। ये था इरोजन। अब हमें बेसिकली वॉल्केनो इन सब के डिस्कस कर लिया, अब हमें डिस्कस करना है रिवर्स के बारे में। हमारे यहाँ की फेमस रिवर कौन सी है बताओ, गंगा रिवर है ना। तो और दो ऐसी रिवर्स बताओ जो बे ऑफ अरेबियन सी में गिरती हैं, नर्मदा और तापी। बाकी सारी रिवर्स कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर का क्या काम है। सबसे पहले इसमें वाटरफॉल दे रखा है, पहले बताओ तो मुझे रिवर का क्या काम है। रिवर तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा, पानी नहीं होगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, हम लोग मतलब हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे, जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इकोसिस्टम पूरा खराब हो जाएगा अर्थ पे, जीवित अर्थ जो है फिर बाकी प्लैनेट्स की तरह हो जाएगी, ना यहाँ पे जीवन होगा, ना कहीं किसी और प्लैनेट पे नहीं है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब इनकी कुछ चीज़ें इनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड वर्ड्स यहाँ पे दे रखे, वाटरफॉल, मीएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, लेविस। पहले इनको लिख लें, क्योंकि बार बार बुक में देखना अच्छा नहीं लगता। तो पहला दे रखा वाटरफॉल, सेकेंड वन मीएंडर, थर्ड वन लेक, फोर्थ वन ऑक्सबो, फिफ्थ वन फ्लड प्लेन्स, सिक्स्थ वन लेविस, ठीक है। तो देखो वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल जब भी पानी जब भी किसी ऊंची सरफेस से नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल, ठीक है। और हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा कौन सा वाटरफॉल है, गोरसोप का, या फिर महात्मा गांधी, या फिर जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटका में हुंड्रू रिवर के ऊपर है, ठीक है। दैट इज जो है हमारे यहाँ सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और दुनिया में सबसे ऊंचा वाटरफॉल विक्टोरिया फॉल है, जो कि अफ्रीका में है, और आई थिंक विक्टोरिया लेक के ऊपर ही है वो, ओके। मिएंडर, तो मिएंडर क्या होता है, जैसे जब रिवर है, जब देखो इसकी ना 3 स्टेज होते हैं इसकी चलने की रिवर की, एक तो स्लो, देन द प्लेन। सुनो, अब यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, और यहाँ तक जा रही है, और यहाँ पे जाके वो क्या कर रही है, ऐसे करके, अब ये पर्वत है, यहाँ से क्या जा रही है, रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। रिवर की यहाँ पे स्पीड क्या होगी, वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट माउंटेन से कर रही है। फिर यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी कम हो जाएगी इससे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सर्फेस है बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ पे जो रिवर है, आपने देखा होगा पानी जो है, जब भी हम खेत वगैरह में कभी नोटिस किया, पानी कैसे जाता है, ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, मतलब जहाँ उसको ढलान मिलता है वैसे करके जाता है। तो ये जब यहाँ पे गोल मोल घूमने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड मिएंडर। ये होता है बेसिकली मिएंडर, मतलब पानी को जब एक ढाल नहीं मिल पाती, जब एक प्लेन सरफेस मिलता है तो वो ढाल ढूंढने की कोशिश करता है, और उस ढाल ढूंढने की कोशिश में वो अपने आप की जो आकृति है वो ऐसी बना लेता है, मतलब साफ तरीके की, दैट इज कॉल्ड मिएंडर। नाउ लेक क्या होता है, लेक जैसे कि पहले ऑक्सबो लेक समझाती हूँ। अब क्या हुआ, ये पानी जो था, मान लो इसको मिटा देती हूँ, ये वाला जो पानी था वो यहाँ तक गया और वापस आ गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से इसका लिंक टूट गया, ठीक है, अब यहाँ से ये इतना रह गया, अब इसने सिर्फ यहाँ से जोड़ के फिर इसने आगे चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या बना, ये बना ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब पानी छोड़ के जब आगे जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। और लेक भी ऐसी बनती है जब रिवर के द्वारा बहुत सारी जो मिट्टी है, मतलब जब जैसे जहाँ पे रिवर आ रही है और यहाँ पे उसने क्या किया, ये हमारा लैंड सरफेस था, और उसने यहाँ पे ना मतलब इतना ज़्यादा इरोजन किया कि यहाँ पे इतना गड्ढा हो गया। लेकिन अब क्या कर रही है, रिवर जो है उसने अपना दूसरा रास्ता चुन लिया, वो दूसरे रास्ते से आ रही है। तो ये वाला जो रिवर, ये वाला जो एरिया है जो यहाँ पे गड्ढा प्रोड्यूस हो गया था, यहाँ पे तो
यहाँ पे तो पानी कोई अगर कभी आएगा तो यहाँ पे तो पानी भरा जाएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड लेक। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो लेक के द्वारा बना, जो रिवर के द्वारा और वाटर के द्वारा बनाई जाती हैं। अब फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या होती है, जैसे कि बाढ़ आई। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा गांव है, ठीक है, और ये रिवर है, तो जो रिवर है वो इसी एरिया से जाती है हर बार, और हम सबको पता है कि रिवर का जो एरिया है वो यही है, मतलब इतना एरिया है मेरा, और जो हमारा घर है वो इतना बच जाता है, मतलब कितना बचता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बच जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे दूसरा घर है, ये कितना बचता है, ये 2 सेंटीमीटर बचता है, मतलब इसके बीच का जो एरिया है वो होता है फ्लड प्लेन, मतलब जितने एरिया में पानी आता है, ठीक है, या आ सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। नाउ लेविस, व्हाट इज लेविस? लेविस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इतना इसका फ्लड प्लेन एरिया है, ठीक है, इतना, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, यहाँ पे ना मतलब पानी कम आया नदी में, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो क्या होगा, जो वाटर है सिर्फ कहाँ तक बहेगा, सिर्फ यहीं तक बहेगा, यहाँ से आया वाटर ऐसे करके ये यहाँ तक, सिर्फ इतने एरिया में वाटर बह रहा है, और ये वाला एरिया इसका खाली पड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड लेविस, मतलब जो एरिया उस टाइम पे वाटर गेन नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड लेविस। समझ में आ रहा है ना? हमारे यहाँ पे बहुत ही फेमस फेमस लेक है, एक तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी हैं, डल लेक एंड बहुत सारी, और केरला में चिल्का लेक, जो कि सबसे नमकीन या फिर क्या कह सकते हैं, खारे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में जो है वुलर लेक है ना। तो ये लेक्स हमको कुछ फेमस लेक्स, उनके नेम भी ध्यान रखने चाहिए। नाउ वर्क ऑफ सी, वर्क ऑफ वेव्स, सी वेव्स। अब हमें सी वेव्स का वर्क ध्यान रखना है, ठीक है। देखते पहले मैं क्या बोल, सी केव्स, आर्चेस, स्टेक्स और सी क्लिफ। सी केव्स, आर्चेस, स्टेक्स, सी क्लिफ। सबसे पहले सी क्लिफ देखो, सी क्लिफ क्या होता है, चट्टाने होती हैं जो कि जैसे मान लो ये क्या है, ये गुजरात है हमारा, ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है,